नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं मोनालिसा। स्वागत करती हूं आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कृषि जगत से जुड़ी हुई बेहद ही रोचक जानकारियां लेकर आते हैं 3 अलग अलग सेगमेंट के जरिए, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। आज इस कार्यक्रम में जहां हम आपको बताने वाले हैं गेहूं की अच्छी पैदावार देने वाली एक किस्म करण वंदना के बारे में, तो वहीं पर बात होगी अरुणाचल प्रदेश की प्रमाणित जैविक कीवी की। इसके अलावा मिलवाएंगे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किसान तुलसी गौड़ा से। और अंत में हम चलते चलते आपको दिखाएंगे कुछ खास झलकियां दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन की शुरुआत करते हैं पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। हमारे वैज्ञानिक समय समय पर फसलों की ऐसी उन्नत किस्में तैयार करते हैं जिससे न सिर्फ किसानों को अच्छी पैदावार मिलती है, बल्कि जिन किस्मों में बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी होती है। पिछले कुछ सालों में गेहूं की ऐसी ही एक उन्नत किस्म तैयार की गई है, करण वंदना। आइए जानते हैं क्या है खूबी इस किस्म की। उत्तर प्रदेश की गोरखपुर में रहने वाली एक महिला किसान ने तो इस किस्म की बुआई करके रिकॉर्ड उत्पादन हासिल किया है। आइए देखते हैं इससे जुड़ी एक खास रिपोर्ट। करण वंदना को DBW 187 के नाम से भी जाना जाता है। इसे पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम और पश्चिम बंगाल के उत्तर पूर्वी मैदानी इलाकों में आसानी से बोया जा सकता है। बस जरूरत है सिंचाई सुविधाओं की। गोरखपुर में ज्यादातर किसान HD 2967, K0307, HD 2733, K1006 और DBW 39 की बुआई करते हैं। लेकिन जब यहाँ के कुछ किसानों ने करण वंदना किस्म लगाई तो पता चला कि दूसरी किस्मों की तुलना में इसकी पैदावार काफी ज्यादा थी। ये किस्म झुलसा और रतुआ रोग से पौधों की रक्षा करती है, यानी इस किस्म के अंदर इन दोनों ही प्रमुख बीमारियों से लड़ने की क्षमता मौजूद है और 120 दिनों बाद ये पककर तैयार हो जाती है। करण वंदना के पौधों की औसत ऊंचाई 100 सेंटीमीटर होती है। ये किस्म स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है क्योंकि इसमें 43.1 ppm लौह सामग्री पाई जाती है। हमारे देश में एनीमिया काफी ज्यादा है। ऐसे में करण वंदना से बनी चपाती शरीर में खून की कमी को पूरा करने में मददगार हो सकती है। इस किस्म को लोकप्रिय बनाने और बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है। करनाल स्थित भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान ने नवंबर 2018 में गोरखपुर जिले के गेहूं किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस काम में महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र गोरखपुर का सहयोग लिया गया। कोयला देवी गांव रखूखर की रहने वाली ये उन 100 किसानों में शामिल थी जिन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया और करण वंदना के 2.5 किलो बीज की मिनी किट भी प्राप्त की। इन्होंने नवंबर 2018 के तीसरे सप्ताह में गेहूं की बुआई की और वैज्ञानिकों की सलाह से उर्वरक वगैरह डाले, यानी 150 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटेशियम। 2 बार सिंचाई की और 2 बार ही हाथ से निराई की। अप्रैल 2019 में गेहूं की कटाई हुई तो प्रति हेक्टेयर 82 क्विंटल 52 किलो की उच्च पैदावार हासिल की। अब कोयला क्षेत्र के किसानों के लिए प्रेरणा बन रही है। गोरखपुर के दूसरे किसानों को भी उच्च पैदावार का लाभ मिला है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन नतीजों से क्षेत्र में करण वंदना को तेजी से लोकप्रिय बनाने में मदद मिलेगी। कीवी किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने, बाजार से जुड़ाव और उपज को सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में नेफेड के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। और इसी कड़ी में हाल ही में दिल्ली हाट में अरुणाचल प्रदेश की प्रमाणित जैविक कीवी को प्रदर्शित किया गया। इससे जैविक कीवी उगाने वाले किसानों को सीधे उपभोक्ताओं तक जुड़ने और बाजार से संपर्क स्थापित करने में काफी मदद मिली है। आइए देखते हैं इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट। अरुणाचल प्रदेश के प्रमाणित जैविक कीवी को प्रचार एवं विपणन के लिए दिल्ली हाट में लाया गया। जैविक कीवी उगाने वाले किसानों को बाजार से संपर्क स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
ये फल देश एवं विदेश में फैले हैं। इसी को देखते हुए दिल्ली हाट में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कैलाश चौधरी, अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव नरेश कुमार, नेफेड के प्रबंध निदेशक संजीव कुमार चड्ढा एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इस पोषक तत्वों से भरपूर फल को लॉन्च किया गया। गौरतलब है कि अरुणाचल प्रदेश के जीरो वैली में सबसे अधिक उत्पादन होता है। इस जैविक कीवी से वहां के किसानों की आजीविका बढ़ाने और राज्य के बाहर व्यापार को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। नेफेड कीवी किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्ति के लिए बाजार से जुड़ाव और उनकी उपज को सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाकर उनके सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास कर रहा है। और दिल्ली के इस हार्टलैंड में अरुणाचल का कोई प्रोडक्ट यहाँ लॉन्च हो, ये मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है, क्योंकि मैं खुद कभी कभी सोचता कि हमारे अरुणाचल के प्रोडक्ट, अरुणाचल के जो आइटम्स है देश में, देश की राजधानी में और बाकी जगहों में कैसे पहुंचाया जाए। और मेरा खुशी और भी ज़्यादा इसलिए है कि ये जो फ्रेश कीवी का लॉन्च किया जा रहा है, ये मामूली कीवी नहीं, ये ऑर्गेनिक कीवी है। और जब ऑर्गेनिक का जब हम लोग बात करते हैं तो इसको वैल्यूज़ को समझना है। अभी यहाँ सारा फूड स्टॉल्स लगाए हुए हैं, सब लोग खा रहे हैं, हम लोग सब खाते हैं हर दिन, हम जो खाते हैं वही हम बनते हैं। हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में ना, यू आर व्हाट यू ईट, आप जो खाते हैं वही आपका शरीर है। तो ऑर्गेनिक चीज़ खाना, इसका वैल्यू और इसका महत्व क्या है, इसके बारे में जिक्र करने का जरूरत नहीं, सबको मालूम है। लेकिन हमारे लिए चैलेंज ये है कि हम सेल्फ सफिशिएंट ऑर्गेनिक तरीके से कैसे बन सकते हैं। अभी तो लोगों को पता नहीं होगा कि कीवी से क्या क्या और बन सकते हैं। वो फ्रूट के हिसाब में भी खाएंगे, लेकिन उससे सब प्रोडक्ट्स अलग अलग किस्म का और भी इससे पैदा कर सकते हैं। और ये हाईली वैल्यूड फ्रूट्स है, तो इसका इनकम, ये तो नेचुरली बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होगा। ये तो वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में या जीरो एरिया में, आपको लोअर सुबनसिरी में तो कई जगह शुरू हो गया। अभी तो मैंने देखा है अरुणाचल में और जगह में भी कीवी प्रोडक्शन शुरू हो गया है। तो जो नाफेड, हमारा भारत सरकार के जो कोऑपरेटिव फेडरेशन है, ये नाफेड और अरुणाचल प्रदेश एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है, ये तालमेल जो किया है, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा शुरुआत किया है। अब चीफ सेक्रेटरी साहब ने उसका बैकग्राउंड भी बताया कि इसको अब दिल्ली क्यों, अब देश भर में कीवी को किस तरीके से ले जाना है। और कीवी के अलावा अदरक हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है। अरुणाचल में तरह तरह के जो वहाँ प्रोड्यूसर्स है, उसको सारा राज्य में अलग अलग जगह में फैलाया जा सकता है। आत्मनिर्भर मतलब ये सिर्फ नहीं है कि सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट ही होना है, सेल्फ सफिशिएंट होके दुनिया को भी खिलाना है, दुनिया को भी हम अपना प्रोडक्ट देना है। अब एग्रीकल्चर एक ऐसा चीज है, इसमें अगर हम आत्मनिर्भर नहीं होगा तो ये बहुत ही ट्रेजेडी की बात है। बाकी चीज ठीक है, बाकी हम मंगा सकते हैं, कुछ हम एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ इंपोर्ट करते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, खाने पीने का जो चीज है, उसमें तो सेल्फ सफिशिएंट से आगे बढ़ना ही पड़ेगा। वोकल फॉर लोकल तो है ही, लेकिन अब दुनिया में भी हम लोगों को अपना प्रोडक्ट को बिछाना होगा। अरुणाचल के किसान भाइयों को भी बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं, बहुत बहुत बधाई दूंगा कि जो हाई वैल्यू क्रॉप हमारी कीवी, जिसका हम इंपोर्ट किया करते थे, और इस देश के अंदर जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक कीवी को हम न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अन्य देशों से हम आयात करते थे, लेकिन आज अरुणाचल प्रदेश के अंदर जैसा कि हम सब जानते हैं कि जिस तरह से कीवी के उत्पादन में देश का लगभग 70% के आसपास अरुणाचल प्रदेश में होता है, लेकिन उसमें आज ऑर्गेनिक के क्षेत्र के अंदर जिस तरह से आज लॉन्चिंग हुई है, तो निश्चित रूप से आने वाले कल के अंदर देश के किसानों के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगा कि किसान के लिए जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि किसानों की इनकम डबल करना है,
तो उसमें ये निश्चित रूप से एक बढ़ता हुआ कदम है। आज जैसा कि हम सब जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र और उसमें भी अरुणाचल प्रदेश के अंदर, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया, चाहे फ्रूट हो या ऑर्गेनिक क्षेत्र के अंदर आज जिस तरह से पूरे देश के अंदर नाम है, तो आज वास्तव में आज प्रसन्नता होती है कि अरुणाचल प्रदेश का नाम आज जिस तरह से ये कीवी हिंदुस्तानी नहीं, आने वाले वक्त के अंदर पूरे विश्व के अंदर जहां भी आवश्यकता होगी तो एक्सपोर्ट करने के अंदर भी निश्चित रूप से हम अग्रसर होंगे, और इसकी भी मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये इसकी गुणवत्ता के बारे में, हाई वैल्यू क्रॉप है या सब जो विशेषता के बारे में बताया गया, मुझे लगता है कि जैसा कि इस समय देश के अंदर कृषि के अंदर अगर बात करें तो कृषि के अंदर जिस तरह से हम सब जानते हैं कि एक समय था जब हम कहते थे उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नौकरी अंत में पसंद किया करते थे, लेकिन आज हम सब देख रहे हैं कि खेती की ओर व्यक्ति जाना पसंद कर रहा है, और ये देखकर आत्मविश्वास भी होता है और एक खुशी भी महसूस होती है कि वह वक्त वापस आने लगा है कि अब उत्तम खेती होगी, और इसी दिशा के अंदर भारत की सरकार काम कर रही है। और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जैसा कि डबल इनकम का लक्ष्य भी लिया कि हमें 2022 तक किसान की इनकम डबल करना है, तो उसके लिए हमें कुछ काम करने की भी आवश्यकता होगी। जहाँ तक सवाल नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का है और पर्टिकुलरली अरुणाचल प्रदेश का है, तो हमारे पास में आप ये मान के चलिएगा कि करीब 84,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन है, और जो वहाँ का क्लाइमेट है, जो वहाँ की सॉइल है और वहाँ पे पानी है, उसकी वजह से आज जो वहाँ खेती हो रही है वो प्राइमरली ऑर्गेनिक है। और आने वाले टाइम में आप ये मान के चलेगा कि नॉर्थ ईस्ट रीजन विल बी द ऑर्गेनिक बाउल फॉर द एंटायर हॉर्टिकल्चर एरियाज़ का, पूरे देश का ही नहीं, बट जैसे हमारे एशियन कंट्रीज़ हैं आज जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के पास के हैं, वहाँ पर ऑर्गेनिक वेजिटेबल एंड ऑर्गेनिक फ्रूट्स का सप्लाई लाइन का सोर्स बनेगा। हम नेफेड की तरफ से हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके ज़ीरो वैली में जो ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड कीवीज़ प्रोड्यूस होते हैं उसको कैसे हम ब्रांडिंग करके मार्केट में ला सकें, सबसे पहला प्रयास हम दिल्ली में कर रहे हैं, और इससे दिल्ली के जो लोग हैं उनको सर्टिफाइड कीवीज़ अच्छी क्वालिटी के मिल पाएंगे। साथ ही साथ जो हमारे फार्मर्स हैं, जो एफपीओज़ हैं वहाँ के, उनका हम ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, और उनको जो ब्रांडिंग का और ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट हम इधर से बेयर कर रहे हैं, सो दैट उनको ये एक्सेस मिले। तो यहाँ पे हम कोल्ड स्टोर करके उसमें कीवीज़ रखेंगे और धीरे धीरे मार्केट में इसको देंगे। मुझे आशा है कि इस प्रयास से एक तो नॉर्थ ईस्ट की जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको हम मेट्रो सिटीज़ में ले पाएंगे, और दूसरा जो किसान हैं उनको भी इससे ज़्यादा इनकम भी होगी, और वहाँ के जो ब्रांड्स हैं वो सारे मेट्रोज़ में, दिल्ली और बाकी दूसरे मेट्रोज़ में भी पॉपुलर हो पाएंगे। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित तुलसी गौड़ा से अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने में पेड़ पौधों की अहम भूमिका होती है, इसलिए हर नागरिक का उत्तरदायित्व है कि वह अपने जीवन काल में अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और उनकी उचित देखभाल करें। कुछ इसी कार्य में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया तुलसी गौड़ा ने। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में इनके इस योगदान को देखते हुए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आइए मिलते हैं पद्मश्री तुलसी गौड़ा से। तुलसी गौड़ा 72 साल की एक महिला है। छोटी झाड़ियों वाले पौधे से लेकर लंबे पेड़ों को कब कैसी देखभाल की जरूरत है वो इसे अच्छी तरह से समझती हैं। इसलिए इन्हें जंगल की इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। वो कभी स्कूल नहीं गईं, लेकिन कई राज्यों के युवा इनसे यही कला समझने के लिए मिलते हैं। वो कभी स्कूल नहीं गईं, लेकिन कई राज्यों के युवा इनसे यही कला समझने के लिए मिलते हैं। पेड़ और हर्ब्स की प्रजातियों के बारे में उनकी जानकारी विशेषज्ञों से भी ज्यादा है। उम्र के इस पड़ाव पर हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण सहेजने का उनका अभियान जारी है। भारत सरकार ने पर्यावरणविद तुलसी गौड़ा की इसी उपलब्धि के लिए उन्हें पद्मश्री से नवाजा है। आज तुलसी गौड़ा का नाम पर्यावरण संरक्षण के सच्चे प्रहरी के तौर पर लिया जाता है। तुलसी गौड़ा एक आम आदिवासी महिला हैं, जो कर्नाटक के होन्नाली गांव में रहती हैं। उनके पास भले ही कोई शैक्षणिक डिग्री नहीं है, लेकिन प्रकृति से जुड़ाव के बल पर उन्होंने वन विभाग में नौकरी भी की। 14 वर्षों की नौकरी के दौरान उन्होंने हजारों पौधे लगाए, जो आज वृक्ष बन गए हैं। रिटायरमेंट के बाद भी वे पेड़ पौधों को जीवन देने में जुटी हुई हैं। अपने जीवन काल में अब तक वे 1 लाख से भी अधिक पौधे लगा चुकी हैं। आमतौर पर एक सामान्य व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन काल में 1 आध या दर्जन भर से अधिक पौधे नहीं लगाता है, लेकिन तुलसी गौड़ा को पौधे लगाने और उसकी देखभाल में अलग किस्म का आनंद मिलता है। आज भी उनका पर्यावरण संरक्षण का जुनून कम नहीं हुआ है। उनकी खासियत है कि वह केवल पौधे लगाकर ही अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो जाती हैं, बल्कि पौधे रोपण के बाद एक पौधे की तब तक देखभाल करती हैं जब तक वो अपने बल पर खड़ा न हो जाए। वो पौधों की अपने बच्चे की तरह सेवा करती हैं। उन्हें पौधों की विभिन्न प्रजातियों और उसके आयुर्वेदिक लाभ के बारे में गहरी जानकारी है। एक अनपढ़ महिला होने के बावजूद वो समझती हैं कि पेड़ पौधों का संरक्षण किए बगैर खुशहाल भविष्य की कल्पना नहीं की जा सकती, लिहाजा अपने स्तर से इस काम में जुटी हुई हैं। जीवन के जिस दौर में लोग अमूमन बिस्तर पकड़ लेते हैं, उस उम्र में भी तुलसी गौड़ा सक्रियता से पौधों को जीवन देने में जुटी हुई हैं। तुलसी गौड़ा पर पौधरोपण का जुनून तब सवार हुआ जब उन्होंने देखा कि विकास के नाम पर निर्दोष जंगलों की कटाई की जा रही है। ये देख उन्होंने पौधरोपण का सिलसिला शुरू कर दिया। पर्यावरण को सहेजने के लिए उन्हें इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र अवार्ड, राज्योत्सव अवार्ड, कविता मेमोरियल समेत कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन जो खुशी उन्हें पौधे लगाने और उसके पेड़ बनने तक के बीच किए गए देखभाल से मिलती है, वो खुशी उन्हें पुरस्कार पाकर भी नहीं मिलती। सोचिए, बिना किसी लाभ की उम्मीद लगाए एक महिला पिछले करीब 6 दशकों से पर्यावरण को संवार रही हैं। एक ऐसी महिला जिनके अपने बच्चे नहीं हैं, लेकिन अपने द्वारा लगाए गए लाखों पौधों को ही अपना बच्चा मानती हैं और उनकी बेहतर ढंग से परवरिश भी करती हैं। आदिवासी समुदाय से संबंध रखने के कारण पर्यावरण संरक्षण का भाव उन्हें विरासत में मिला है। आदिवासी समाज में जल, जंगल और जीवन को बचाने की संस्कृति आज भी विद्यमान है, पर औद्योगिक विकास ने एक तरफ आदिवासियों को विस्थापित कर दिया, तो दूसरी तरफ आर्थिक लाभ के चलते जंगलों का सफाया भी किया जा रहा है।
उजड़ते जंगलों की व्यथा प्राकृतिक आपदाओं के रूप में प्रकट होती है, लिहाजा इसके संरक्षण के लिए तत्परता दिखानी होगी। पद्मश्री सम्मान मिलने के बाद तुलसी गौड़ा की जिंदगी में कोई खास परिवर्तन हो ना हो, पर अपने जज्बे से वो सबके जीवन में परिवर्तन लाने का सिलसिला जारी रखने वाली हैं। तुलसी गौड़ा के प्रयासों से हमें सीख मिलती है कि हमें भी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में धरातल पर काम करना चाहिए। अगर पर्यावरण का वास्तव में संरक्षण करना है और दुनिया को जलवायु परिवर्तन के खतरे से बाहर निकालना है, तो पौधरोपण सुखद भविष्य के लिए किया जाने वाला एक जरूरी कर्तव्य है। पौधरोपण और पर्यावरण संरक्षण को दैनिक जीवन का अंग बनाया जाना चाहिए। प्राकृतिक संतुलन के लिए जंगलों का बचे रहना बेहद जरूरी है। पृथ्वी पर जीवन को खुशहाल बनाए रखने का एकमात्र उपाय पौधरोपण पर जोर देने तथा जंगलों के संरक्षण से जुड़ा है। इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। पूरा देश इस समय आजादी के 75वें वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की थीम रखी गई आत्मनिर्भर भारत, जिसका समापन 27 नवंबर को हुआ। इस दौरान मेले में बिहार को पार्टनर स्टेट और उत्तर प्रदेश और झारखंड को फोकस स्टेट का दर्जा मिला। मेले में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कई अधिकारियों ने शिरकत की। आइए आपको दिखाते हैं इस मेले की कुछ खास झलकियां। इस बार का जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला प्रगति मैदान नई दिल्ली में लगा है, इसका एक तो जो थीम है आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है देश भर में, वो इसका कॉमन थीम रखा है। तो हमारा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इसने इसमें सहभागिता की है। हमने भी अपना जो थीम रखा है अमृत महोत्सव पर ही रखा है। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव एक ब्रॉड थीम है हमारी। इसके बाद में जो भी हमारे कार्यक्रम हैं, जो भी योजनाएं हमारा मंत्रालय संचालित करता है, उन योजनाओं के बारे में किसान भाई, कृषक महिलाएं या कृषि से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन योजनाओं का कैसे लाभ ले सकते हैं, इस पर हमने पोस्टर्स के माध्यम से, वर्किंग मॉडल्स के माध्यम से और जो लीफलेट बुलेटिन यानी साहित्य है उसके माध्यम से, इसके अलावा हमारे कई संस्थान हैं, उन्होंने अपने अपने नमूने पेश किए जो वो उत्पादन पैदा करते हैं। जैसे मसाला अनुसंधान का हमारा है, कैशू नट और कोकोनट का जो है, इसके अलावा नेशनल सीड कॉरपोरेशन है जो बीज उत्पादन करते हैं, और सॉइल हेल्थ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, और एक विशेष जो हमारा इसमें है वो जैविक खेती पर, क्योंकि आजकल जो केमिकल की खेती है, केमिकल से जो हम रासायनिक खाद, उर्वरक, कीटनाशक इनका जो इस्तेमाल करते हैं, उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे मानव की जो हेल्थ है, जो स्वास्थ्य है, उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो उसके लिए भी हमने जैविक खेती केंद्र है गाज़ियाबाद में, उसका एक स्टॉल रखा है। तो हम प्रमोट करते हैं, जैसे एक परंपरागत कृषि विकास योजना है और दूसरी हमारी एक
प्रमुख स्कीम है जैविक खेती की, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, यानी उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं वहाँ पर जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए केमिकल फ्री खेती के लिए प्रमोट करते हैं, जिससे हमें अच्छा खाने को मिले और हमारे जो लोग हैं देश के वो स्वस्थ रहें। तो ये भी बहुत अच्छी स्कीम है, सरकार बड़े स्तर पर इसको प्रमोट कर रही है। इसमें यही है कि आप रासायनिक खादों का इस्तेमाल ना करें, परंपरागत तरीके से खेती करें और खेती में जो दूसरे संसाधन हैं उनका बेहतर इस्तेमाल करें। हाँ, इस बार का जो मेला है ख़ास तौर पे क्योंकि जो हमारा जो कृषि का पवेलियन पहले एक अलग बिल्डिंग में होता था और अब कॉमन में है, तो 14 से 27 के बीच में जो कृषि मेला है ये हमारा VIP लॉन्च के साथ है और इसमें कॉपरेशन और एग्रीकल्चर दोनों का मिला के साथ साथ चल रहा है। तो इस बार का कलर भी बहुत बढ़िया है और जो जनरल पब्लिक आ रही है उनको जैविक खेती के ऊपर, मशीन्स एंड टूल्स के ऊपर और खेती को जैविक तरीके से हम कैसे करें इस पे एंड जैविक खेती के बायोलॉजिकल टूल या कीड़ों को और बीमारियों को बायोलॉजिकली कंट्रोल किस तरह से करें, इस पे लोग बहुत सवाल जवाब कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जो हमारा सुपारी एवं मसाला बोर्ड का हमारा स्टॉल लगे हुए हैं, यहाँ पे कैश्यू और कॉफ़ी का लगा हुआ है, साथ ही साथ जो हमारा कोकोनट बोर्ड का है और हॉर्टिकल्चर का है। तो ये हमारे अच्छे खासे ये स्टॉल्स हैं। ये था आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में जो जानकारियां दी गई, अगर आपको वो पसंद आई और आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर ये कार्यक्रम दोबारा देखना चाहते हैं तो आप टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल ID है krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ और खास जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।